हम पढ़ रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी है, फिजिकल के भी कुछ चैप्टर हो चुके हैं। आज हमें सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करना है और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होंगे आप ज़रूर ये कमेंट किया करें कि आपके कितने ठीक हुए कितने गलत। इससे आप ये पता लग जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्यूशन होता है कि आप मतलब सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके के हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन है या किस तरीके का सॉल्यूशन है। पर एक ऐसी चीज, तब दो नॉन रिएक्टिंग चीजों को मिलाया जाता है, दो कंपोनेंट को मिलाया जाता है, तो वहां पे क्या है, सॉल्यूशन बनता है। और कैसे तरीके से, होमोजीनियस तरीके से, ठीक है। कि भाई हर जगह अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे तो वो किस तरीके की मिलेगी, आपको बराबर मिलेगी। होमोजीनियस हो और नॉन रिएक्टिंग होंगे तो आप उनको क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। फिर आपको सॉल्यूट पता होना चाहिए क्या होता है, सॉल्वेंट पता होना चाहिए। सोल्यूट जो कि ऐड किया जाता है, सॉल्वेंट जो जिसकी अमाउंट, जैसे आपने सुना होगा, अमाउंट हम क्या ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर जो गैस है वो क्या है, सॉल्वेंट। और ये चीज ध्यान रखनी है, पेपर में पहले पूछा गया है क्वेश्चन कि आपके पास मान लीजिए गैस है, गैस में आपने क्या मिलाया है, सॉलिड मिलाया है। गैस मतलब ज्यादा है और गैस में क्या मिलाया गया है, सॉलिड। इसमें किसका एग्जाम्पल आ जाता है, आयोडीन वेपर का। उसमें आप डस्ट का ले सकते हैं, स्मोक का ले सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे कि जहां पे सॉल्वेंट क्या है, गैस है, मतलब उसकी अमाउंट ज्यादा है। फिर अगर बात की जाए कि गैस फिर से सॉल्वेंट है और गैस में क्या मिलाया जा रहा है, लिक्विड मिलाया जा रहा है। ऐसा कहाँ पे है, जो ह्यूमिडिटी होती है वहां पे ऐसा होता है। एयर में क्या है, वाटर वेपर्स मिलते हैं। फिर गैस इन गैस का क्या होगा, एयर होगी, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ मिलता है हमें। फिर अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें कि जहां पे क्या होगा कि लिक्विड में क्या मिलाया जा रहा है, पहले सॉलिड फिर लिक्विड और फिर गैस। कि लिक्विड में अगर सॉलिड मिलाया जाए तो लिक्विड, हम ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि लिक्विड आपके पास है और उसमें हम चीनी या नमक मिलाते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल इन वाटर, ये भी बहुत कॉमन है। फिर लिक्विड में क्या ऐड करना है, गैस। और आपने देखा भी होगा जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन तो होती है ना, होती है कि नहीं होती। फिर ये नॉर्मल एग्जाम्पल है। फिर जो अगर सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड में क्या मिलाया जाए, सॉलिड, तो एलोय जो होते हैं, एलोइज जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड इन सॉलिड का, कोई भी एलोय जो होगा, ठीक है ना। फिर बात की जाए सॉलिड में अगर क्या हो, लिक्विड हो, सॉलिड में क्या हो, लिक्विड हो। जैसे Hg इन, मतलब जो एमलगम जो जिनसे बनते हैं, जैसे Hg इन जिंक या Hg इन Ag, ठीक है, जो एमलगम बोला जाता है। फिर क्या है कि सॉलिड में क्या हो, गैस हो, ठीक है। सॉलिड में क्या है, गैस। जैसे आपने देखा होगा हम निकल और प्लेटिनम का यूज करते हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन हो जाती है वो क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड में क्या है, गैस है, ठीक है। फिर हम जो कंसंट्रेशन, जो टर्म्स होती है हमारे पास क्या है, जो कंसंट्रेशन टर्म है जिससे हम किसी भी चीज की क्या निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मास परसेंटेज की बात की जाए तो आप क्या करते हैं कि जो मास लेते हैं आप किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। और उसके क्या है, कंपोनेंट का, भाई आपके पास सोल्यूट कितना है या आपके पास सॉल्वेंट कितना है, मतलब टोटल। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जितने नंबर का पेपर है, ठीक है, और हमारे कितने आए हैं, तो आप क्या निकाल लेते हो, मास परसेंटेज निकाल लेते हो, या फिर यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल ली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी कंपोनेंट होगा आपके पास, जैसे सोल्यूट है, आप उसका मास यहाँ रख देंगे, फिर टोटल मास जो सॉल्यूशन का होगा वहां पे लिख देंगे और आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्यों बोला कि हो सकता है भाई आपको सॉल्यूट की परसेंटेज निकालनी हो और हो सकता है आपको सॉल्वेंट की परसेंटेज निकालनी हो। अगर सॉल्वेंट की निकालनी है तो सॉल्वेंट यहाँ रख देना, अगर सॉल्यूट की निकालनी है तो सॉल्यूट रख देना और बाय में टोटल मास रख देना, ठीक है। वॉल्यूम में भी यही करना है, जिसकी वॉल्यूम की परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर और बाय में टोटल वॉल्यूम इंटू में 100, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। और मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऊपर मास रख दोगे उस चीज का और नीचे क्या रख दोगे, टोटल सॉल्यूशन की वॉल्यूम रख दोगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो नाम में इसका फ्रैक्शन, और किसका, या तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मास फ्रैक्शन तो इतना नहीं पूछा जाता। ये वही चीज आ गई कि भाई अगर मास फ्रैक्शन है मान लीजिए, तो उसमें क्या आ जाएगा कि भाई आप एक पूरा, आपके पास मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन बना रखा है आपने, और उसमें आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई मान लीजिए पानी है और पानी में है शुगर, और आप शुगर का फ्रैक्शन पूछना चाह रहे हैं उस पूरे सॉल्यूशन में कितना होगा। ऊपर क्या करेंगे, उसका मास रख देंगे और नीचे टोटल मास रख देंगे, ठीक है, जिस चीज का आप पूछना चाह रहे हैं उसका पूरा फ्रैक्शन, ठीक है, तो वो आ जाएगा। फिर एक होता है बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे
उसमें नंबर ऑफ मोल निकाल लिए जाते हैं कि मोल कितने हैं। एक तो आप सिंपल मास कि उसमें निकाल लो कि भैया कितनी परसेंटेज में है, एक आप किसकी उसमें निकाल लो, फ्रैक्शन की उसमें, मोल फ्रैक्शन की उसमें। मान लीजिए आपको निकालना है सॉल्वेंट का फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, उसके नंबर ऑफ मोल रखोगे, फिर क्या रखोगे नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, बात समझ गए ना। तो क्या रख दोगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब N1 इंटू मतलब प्लस में N2। यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन उस चीज का कि कितने नंबर ऑफ मोल वहां पे रहे होंगे, कितना फ्रैक्शन है उसका। ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना होगा तो क्या कर दोगे, N2 N1 प्लस N2, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, फिर जो ये दो टर्म है, एक तो आपको क्या पता होनी चाहिए, एक तो आपको स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे निकालोगे स्ट्रेंथ, कैसे निकाली जाती है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। मास ऑफ किसका, सोल्यूट का। मास लिखना है बच्चों, मोल नहीं लिखना है। मास ऑफ सोल्यूट किस में, ग्राम में लेना है, और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में। लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही होता है बच्चों, क्या है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात होती है, चाहे डेसीमीटर क्यूब लिखा हो, समझ जाना, उसी से क्या मतलब है हमारा, लीटर से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे क्या निकलती है स्ट्रेंथ, यूनिट क्या बन गई इसकी, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर बन गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पार्ट पर मिलियन और बिलियन हो तो जैसे आपको पता होगा इंटू 6 किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए, और मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर आप मोलैरिटी की बात करते हो तो क्या करते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोल्यूट के। और मोल्स कैसे निकाले जाते हैं बच्चों, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास जो दे रखा होगा, मोलिकुलर मास कैसे, जैसे भाई NaCl का आप निकालते हो, Na का कितना होता है भाई 23 होता है, Cl का कितना होता है 35.5 होता है। इनको जोड़ के जो आएगा वो क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा। गिवन मतलब जो दे रखा होगा भाई 2 ग्राम है, 3 ग्राम है वो। ठीक है, ऐसे क्या निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल। और बाय में क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। ठीक है, और अगर बात की जाए बच्चों मोलैलिटी की, मोलैलिटी में क्या है, मोलैलिटी में ऊपर तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ही रखते हो, क्या रखते हो, नंबर ऑफ, क्या रखते हो, मोल ऑफ सोल्यूट, सेम जैसे कि मोलैरिटी में होता है। पर यहाँ पे नीचे क्या रखा जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ ग्राम में नहीं, केजी में। इसने ग्राम मतलब केजी को किस में कन्वर्ट कर रखा है, ग्राम में, क्योंकि इसने ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 1000 से। ठीक है, क्योंकि आप ग्राम से तब केजी में जाते हो तो क्या करते हो, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये डिवाइड किया तो ऊपर चला गया, इसी वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई हो कि मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बात ध्यान से सुनो, टेम्परेचर का इफेक्ट, जो टेम्परेचर होता है वो मतलब किसके ऊपर फर्क डालने वाला, मोलैरिटी के ऊपर या मोलैलिटी के ऊपर, या आप ये कहो कि टेम्परेचर में मतलब टेम्परेचर के इनमें, इन दोनों में से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, तो मोलैलिटी है, क्योंकि बच्चों यहाँ मास है, मास का मतलब टेम्परेचर जो इफेक्ट है वो मास पे नहीं डालता, वॉल्यूम पे टेम्परेचर जो है वो अपना इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों, क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, किसके, किसके ग्राम इक्विवेलेंट लिखने हैं, सोल्यूट के। ऊपर आपको लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, सोल्यूट का। और बाय में आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज तो सेम है जैसे अपनी किसमें आती है, मोलैरिटी में आती है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, अब वो देखो। अब आपको मान लो जो मास गिवन होगा ना वहां पे वो लिखना है, बाय में क्या लिखना है, इक्विवेलेंट वेट। जो मास गिवन होगा वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट, मान लीजिए किसी का जो वेट है वो है 27, जैसे एल्यूमिनियम का है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसकी वैलेंसी देखो कितनी है, एल्यूमिनियम की होती है 3 पॉजिटिव, उसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 9। तो ये ऐसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट वेट, मतलब उसके n फैक्टर से डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और ये क्या है, गिवन वेट। ऐसे क्या निकालोगे, आप निकालोगे ऐसे नॉर्मेलिटी, ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर, ऐसे क्या निकाली जाती है, नॉर्मेलिटी निकाली जाती है। अगर आप नॉर्मेलिटी का और मोलैरिटी का अगर रिलेशन देखना चाहें तो क्या है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैलिटी इनटू में उसका एन फैक्टर, ऐसे आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मोलैरिटी दे रखी है तो उसका एन फैक्टर देख लो, मान लीजिए आपको दे दिया NaCl और मोलैरिटी भी दे रखी है, तो NaCl में या तो कैटायन का चार्ज देख लो या तो एनायन का देख लो, ठीक है। तो यहाँ कैटायन का कितना है भाई, एक ही है, तो इसका एन फैक्टर एक ही है। अगर H2SO4 है, इसका एन फैक्टर कितना है, देखो कितने H पॉजिटिव निकाल के देगा, 2 निकाल के देगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या निकाल लेते हैं, आप नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी और रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगर बात की जाए सॉल्युबिलिटी की, ये तो आपको पता होगा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसके फैक्टर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक लॉ निकल के आया था जिसको आप कौन सा लॉ बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर ही होता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, जैसे 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अच्छा एक चीज और यहीं पे बता देते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी होगी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन पढ़ी होंगी, वो क्या होती है वो देखो कैसे लिखी जाती हैं। कि मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है, पहले उसमें कुछ पानी डाला गया था 2 लीटर, फिर उसको क्या किया गया, उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया है NaCl ही, ठीक है। तो भाई इसकी कुछ मोलैरिटी या मोलैलिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे भाई कुछ वॉल्यूम रही होगी, यहाँ भी कुछ मोलैरिटी रही होगी और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम रही होगी। क्या कर देगा, इनमें से एक चीज को गायब कर देगा, कि पहले वाले की मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखी है, दूसरे वाले की वॉल्यूम तो दे रखी है पर इसकी मोलैरिटी नहीं दे रखी, तो आप क्या लगाते हो, मोलैरिटी इक्वेशन लगा देते हो, जिसको आप बोलते हो M1V1 और इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। ऐसे आप इक्वेशन लगा देते हो। अगर नॉर्मेलिटी है तो ये हो जाती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये कब लगता है, तब डाइल्यूशन की जा रही हो, क्या की जा रही हो, डाइल्यूशन की जा रही हो, और तब मिक्सिंग की जाती है, भाई NaCl में BaCl2 डाल दिया, मतलब कुछ और ही आ रहा है, तो आप क्या लगाते हो, देखो ध्यान से देखना, वहां आप लगाते हो कि भाई यहाँ पे M1, क्योंकि तीसरी चीज बनेगी ना, क्योंकि मान लीजिए, और वो होने कैसे चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, कैसे, रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, दो चीजों को जो आप मिला रहे हो। प्लस में M2V2 और वो किसके बराबर होती है, आपके पास M3 और ये V1 प्लस V2, ठीक है ना, V1 प्लस में V2। और M3 अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम नीचे चली जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हो V1 प्लस V2। और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बात कर रहे हैं भाई NaCl की, तो सब n फैक्टर 1 ही है, और जैसे आप BaCl2 की बात कर रहे हैं तो n फैक्टर कितना है इसका, 2 है, चाहे कैटायन का देख लो चाहे एनायन का, 2 है, तो आपको n से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और इसमें भी तब मतलब आप उसको बैलेंस करके लाते हो उस रिएक्शन को, कोई n फैक्टर आ रहा है तो आपको वो भी यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर हम किसकी बात कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी, और वो भी किसकी, कि भाई जो गैसेस हैं उनकी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। अब अगर गैस आप किसमें सॉल्युबल कर रहे हैं, बातों को ध्यान से सुनो, कि अगर क्या कर रहे हैं कि जो गैस है उसको किसमें सॉल्युबल कर रहे हैं, पानी में, ठीक है। यहाँ गैस है और इसको पानी में सॉल्युबल किया जा रहा है, तो यहाँ पे जितना ज्यादा इस गैस पे प्रेशर लगाया जाएगा उतना जल्दी ये किसमें चली जाएगी, लिक्विड में, प्रेशर लगाने से, ठीक है। मतलब प्रेशर से जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, पर किस चीज की, वो ध्यान रखिएगा कि आप लिक्विड में मिला रहे हैं गैस को, ठीक है। फिर क्या किया जा सकता है, मान लो टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो गैस सॉल्युबल है वो भी निकल जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, गर्म पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है गर्म पानी में, ठीक है। तभी बोलते हैं गुनगुना थोड़ा पानी होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सारी बाहर निकल जाती है, तो पानी पीने का फायदा क्या है फिर, ठीक है। फिर अगर बात की जाए कि अगर आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं पोलर में पोलर चीज डिजोल्व होती है, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होता है, तो ये तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर इसको किसने बताया था, हेनरी ने, मतलब इसके ऊपर बात की थी, हेनरी लॉ जिसको आप बोलते हैं, कि भाई अगर आपके पास क्या है कि यहाँ लिक्विड है और यहाँ पे जो गैस है, ठीक है, उसकी सोल्युबिलिटी अगर आप बात करें कि जो प्रेशर होगा किसका, इस गैस का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, कि जो इसके अंदर, इस गैस के अंदर
मतलब गैस के अंदर बोल रहे हैं, इस लिक्विड के अंदर उस गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका प्रेशर जो यहाँ पे लग रहा है। फिर से देखो कि भाई यहाँ पे जो, क्योंकि गैसेस ऊपर रहती हैं वो कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती हैं, तो वो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे गैस का होगा उसी के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, इस प्रेशर के। तो क्या लिखते हैं आप, P डायरेक्टली टू किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। एक्स ए ले लो चाहे एक्स बी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस डायरेक्टली को हटाते हैं तो वैसे तो यहाँ पे आता है 1/k, एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन। इसको हटा देंगे क्योंकि इसको अगर मुझे 1/k ना लिख के मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे kh, जिसको हेनरी कांस्टेंट बोला जाता है। अब देखो अगर ये जो kh है ना बच्चों, ये जो kh है इस पे ध्यान से सुनो इसको, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो kh बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो kh बढ़ता है, मतलब कि kh बढ़ाने से kh अगर किसी का ज्यादा है किसी गैस का, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, पर टेम्परेचर बढ़ाने से kh बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हेनरी ने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बता दिया मैंने kh की जो सारी बातें हैं, और एक आपको एप्लीकेशन इसकी पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो सी जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है ना, वहां पे मतलब भाई समुद्र के अंदर तब वो सी डाइविंग जो बिल्कुल अंदर होती है, तो उनके सिलेंडर में जो लेके जाते हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो किससे फिल्ड होती है। तो उसमें एक तो हीलियम डाली जाती है बच्चों, एक क्या डाली जाती है, नाइट्रोजन, और एक डाली जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। अपने जो हीलियम होती है वो 11%, 11.7 के लगभग, हीलियम होती है उसमें 56%, ऑक्सीजन होती है 32%, मतलब एच रहेगा कुछ 11%, नाइट्रोजन रहेगा आपके पास 56, और ऑक्सीजन कितना रहता है लगभग ये 32%। ये रेशो पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो अभी मैंने बताया कि भाई आप पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी मतलब ऑक्सीजन की जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। या फिर आप हाइट पे तब जाते हैं, हाइट पे मतलब कि आप पहाड़ों में तब जाते हैं तो क्या हो जाती है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, एनोक्सिया जिसको बोलते हैं। क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपको ना तो भूख लगेगी, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऊपर क्या है, ऑक्सीजन कैसे कम है, ऊपर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी की रेशियो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके क्या है कुछ यूजेस, आप इसको बोल सकते हो। या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो ड्रिंक्स आती हैं, मतलब जो अपने कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी हैं, ठीक है, इसमें देखो तब भी आप उसको बिल्कुल प्रेशर लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। जैसे आप उसको खोलते हो उनके ढक्कन को, तो कितनी ज्यादा वहां से CO2 बाहर निकलती है, मतलब अगर प्रेशर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, और जैसे ही प्रेशर वो हटा दिया जाएगा तो क्या है, वो सारी गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे किसका है, आप वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे गैसेस की बात थी, किसमें, जो हेनरी लॉ था बच्चों, यहाँ पे किसकी बात थी, यहाँ पे बात थी आपके पास गैस वाले की, और यहाँ पे है लिक्विड सॉल्यूशन की बात। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, रोल्स लॉ है, उसने बात वेपर प्रेशर, पहले तो ये बताओ क्या होता है कि जो वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए दोनों जो आप लिक्विड ले रहे हैं, जो दोनों चीजें आप ले रहे हैं लिक्विड, वो वोलेटाइल नेचर के हैं। कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं। वोलेटाइल मतलब कि जो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है जो चीजें बहुत जल्दी, उसको क्या बोलते हो, वोलेटाइल। तो ए और बी जो आपने लिया वो कैसा लिया, वोलेटाइल लिया। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई जो प्रेशर होगा, आपके पास एक सॉल्यूशन आपने बनाया लिक्विड का, यहाँ पे एक है ए और एक है बी, ठीक है। एक आप सोल्यूट मान रहे हो, मतलब इसको सॉल्वेंट मान लीजिए और इसको सोल्यूट मान लीजिए, ठीक है। ए को सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो इसको ए नंबर दे दिया। तो उसने बोला कि जो प्रेशर होगा ए का सॉल्यूशन में वो किसके बराबर होने वाला है, उसके पी नोट के इनटू में उसके मोल फ्रैक्शन के, जो वो किस में है, सॉल्यूशन में है। फिर से सुनो, पी ए वो प्रेशर है उस किसका, उस जो लिक्विड है जो तब वो सॉल्यूशन में है, ठीक है, तब वो सॉल्यूशन में है, वो किसके बराबर होगा कि भाई तब वो अकेला था ना कभी सॉल्यूशन में, तब सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, तब वो यहाँ कितना मतलब अपना वेपर प्रेशर लगा पा रहा था,
उस प्रेशर के इनटू में उसके मोल फ्रैक्शन के। पी नोट मतलब तब अकेला होता है, कोई इंडिविजुअल तब होता है, तब वो कितना प्रेशर लगा पाएगा। वोलेटाइल मतलब क्योंकि कोई चीज वेपर बन के ऊपर चली जाएगी तो कोई ना कोई वो चीज लिक्विड पे क्या लगाएगी, प्रेशर। तो ये है अपना सॉल्यूशन में प्रेशर, ये वो है तब अकेले में है। ये एक्स ए क्या है, इस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना, वो कितना डिसोल्व किया गया था। ठीक है, तो पीबी यही लिख दोगे, पीबी इज इक्वल टू पी नोट, ये बी हो जाएगा, इंटू में ये एक्स बी। ठीक है, पी टोटल इनका पीटी करके निकाल दोगे ना, इनका पीटी करके निकाल दोगे, मतलब इनको जोड़ दो पी ए प्लस पीबी को। समझ गए, इतना तो कर सकते हो। पर ये कब है ये केस, तब आप कौन सी कंडीशन मान रहे हो कि दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं। पर अगर क्या मान लिया जाए कि एक कैसा है, नॉन वोलेटाइल डाला गया, तो नॉन वोलेटाइल डाला गया तो वो इम्पैक्ट तो डालने वाला है दूसरे पे। कैसे, देखो मान लो यहाँ पे क्या किया गया कि भाई एक बी डाल दिया गया, ठीक है ना, सोल्यूट ऐसा डाल दिया गया जो कि वेपर नहीं बनाएगा। ठीक है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो वेपर नहीं बनाने वाला है। ठीक है, वो वोलेटाइल नेचर का नहीं है, तो वो ए को भी कुछ इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों है मोलिक्यूल। ठीक है, मान लीजिए बी यहाँ पे आके बैठ गया बिल्कुल, तो वो ए को भी तो बाहर नहीं जाने देगा, तो उसके वेपर पे भी क्या है, वेपर प्रेशर पे उस पे भी फर्क डालेगा वो, उसके भी तो वेपर पे, मतलब उनको बाहर नहीं जाने देगा, और जो प्रेशर लग रहा है उस पे भी इंपैक्ट डालेगा। बात समझ में आई कि अगर बी हम क्या मान ले कि भाई ये तो नॉन वोलेटाइल हो गया, तो इसकी वजह से तो यहाँ कोई वेपर प्रेशर बनने नहीं वाला, पर वो जो अंदर ए है वो अपना कुछ वेपर प्रेशर जो बना रहा था वो उस पर इंपैक्ट डालने वाला है। तो वो रोल्स ने बताया था, जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ किस पे डिपेंड करती है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप बोलते हो। और उसमें क्या है एक प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आप ऐसे निकालते हो, क्या निकालते हो, पी नोट माइनस में, पी नोट मतलब जो अपना पी ए वाला है इंडिविजुअल जो उसमें आ रहा है, पी नोट माइनस पी एस जो पी टोटल हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे इस प्रेशर जो सॉल्यूशन का जो पी टोटल हो गया वो ये वो है, तब वो इंडिविजुअल लगा रहा था वो, और ये भी पी नोट माइनस पी एस बाय में पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, जो आपके पास सोल्यूट जो आपने डाला है। क्योंकि सारा ये जो चक्कर हो रहा है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हो रहा है बच्चों सोल्यूट की वजह से। क्योंकि जो ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई है ना, जो कम हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि वही गया तभी ये कम हुआ था। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी एस को। पर तब पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इस x2 को क्या लिख सकते हो, या इस x, ये xb भी हो सकता था क्योंकि हम b से रिप्रेजेंट कर रहे थे सोल्यूट को। इसको आप लिख सकते हो n2 n1 प्लस n2। अब आप ये कहो क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो हम ये कहेंगे कि n1 ग्रेटर देन किससे, n2 से। तो इसको कई बार नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, सिर्फ लिख दिया जाता है n2 बाय n1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको। तो ये कौन सा लॉ था, रोल्स लॉ आप इसको बोलते हैं। फिर कुछ और कंसेप्ट समझिएगा कि जो भी चीजें क्या है रोल्स लॉ को फॉलो करती हैं, सुनिए अभी, जो भी चीजें क्या है रोल्स लॉ को फॉलो करती हैं, आप उनको क्या बोलते हो, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हो। ठीक है, और अच्छा जो उसको फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या बोल दोगे, उनको बोल दोगे नॉन आइडियल। ठीक है, अब उन बातों को भी ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है कि भाई जो आप आइडियल जो होता है सॉल्यूशन आपके पास क्या है, आइडियल जो होता है उसमें जो P ऑब्जर्व्ड होता है और P टोटल जो होता है वो आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, कैसे, ऑब्जर्व्ड कौन से वाला बच्चों, कि जो आपको दिखाई पड़ेगा पूरे एक्सपेरिमेंट करके जो निकाल के लाओगे वो होता है P ऑब्जर्व्ड। ठीक है, वो क्या है P ऑब्जर्व्ड, और जो पहले आपको लग रहा है उसको क्या बोलते हो, P टोटल आप उसको बोल रहे हो। ठीक है, तो ये मतलब क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं P ऑब्जर्व और P टोटल। ठीक है, पर अगर क्या है पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे दो केस बन जाते हैं नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होता है। एक आइडियल सॉल्यूशन हो गया जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, और जो फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल। उसमें एक को तो बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन और एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव वाले का अब किस्सा सुनो क्या है। मान लो क्या हो जाए कि आप मान रहे हो भाई ये है आपके पास सोल्यूट और बी है आपके पास ये है आपके पास सॉल्वेंट, सॉरी, और ये आप मान रहे हो इसको सोल्यूट। ठीक है, ए को क्योंकि हम सॉल्वेंट मान रहे हैं और बी को सोल्यूट मान रहे हैं,
तो अगर आप कौन सी फोर्सेस की बात करें, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है, और इनमें क्या होंगी, इनमें भी कुछ फोर्सेस होंगी, मतलब ए के बीच में कुछ फोर्स होगी और बी के बीच में भी क्या होने वाली है, एक फोर्स होने वाली है, ठीक है। तो अगर ये फोर्सेस और ये कंबाइन होके भाई एक इन्होंने कंपाउंड बना लिया जिसको आप ए बी बोल रहे हो, पहले ए आपस में थे, बी आपस में थे, जैसे हम इसको नॉर्मल मान रहे भाई ये H2 था और ये Cl2 था, तो H के बीच में कुछ फोर्स होगी और Cl के बीच में क्या होने वाली है, फोर्स होने वाली है, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास क्या हो कि इनकी फोर्स ज्यादा हो, ए और बी की, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स हो कंपैरिजन टू किसके, ए और बी के, मतलब इनकी क्या है, वीक फोर्सेस, और ये क्या थी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, और ये क्या हो जाए, वीक हो जाए। अब ध्यान से देखो, मान लो इसकी फोर्स वीक हो गई, वीक का मतलब क्या है बच्चों, वीक का मतलब है कि भाई अब ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, क्योंकि वीक फोर्स है, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी वोलेटाइल, क्योंकि ये वोलेटाइल बन गया, क्योंकि वीक फोर्सेस हैं तो बहुत जल्दी क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा आपने, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में क्या थी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, पर जो प्रोडक्ट बना उनमें हो गई वीक फोर्सेस, तो फटाफट क्या बना लेगा, वेपर बना लेगा, तो आप इसको बोल देते हो भाई ये क्या हो गया, वोलेटाइल। और जो ग्राफ मतलब नॉर्मली आ रहा था, जो ग्राफ क्या है, नॉर्मली आ रहा था, उससे ऊपर ये ग्राफ आपको मिलेगा प्रेशर का, पी टोटल का, क्योंकि इसको पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पहले जितने आप मान रहे थे कि भाई यहाँ पे 10, मान लीजिए आप मान रहे हो वैसे ही कि भाई इतना वेपर प्रेशर आ रहा था 10 मॉलिक्यूल की वजह से, अब ये इतना, पहले तो क्योंकि थोड़ा सा फोर्सेस थी बीच में, अब क्या हो गया, ए बी वाले में क्या हो गया, बिल्कुल वीक फोर्सेस हो गई, तो इसने प्रेशर क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, पॉजिटिव डेविएशन। अब कुछ चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अच्छा देखो, मान लो इसके बीच में जो कंपाउंड बन गया ए बी, अगर इसकी फोर्सेस जो है वो वीक हो गई, ठीक है, वोलेटाइल हो गया, तो इसका जो आप बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि देखो थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ये क्योंकि वीक फोर्सेस हैं टूट के यहाँ से भाग जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, क्या बोलते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं जो चीजें, वो क्या शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होते हैं बच्चों, एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब बन जाता है, ठीक है, मतलब उसके बाद आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल पानी को मिक्स कर दिया, ठीक है, अब कुछ अल्कोहल मतलब परसेंटेज उसकी उसमें से प्योरीफाई कर सकते हो, भाई पानी को अलग कर सकते हो, अल्कोहल को अलग कर सकते हो, पर वहां पे 5% सॉल्यूशन ऐसा बचेगा पानी का और अल्कोहल का कि आप उनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते, बात समझ गए, वो होता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और वो दो में डिवाइडेड हो गया, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे कौन सा आता है, मिनिमम, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो कैसा हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। अब और भी बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है पॉजिटिव डेविएशन में, वो ग्रेटर होता है 0 से। यहाँ पे जो डेल्टा वी होता है आपके पास, क्या होता है, जो वी मिक्सिंग होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर जो डेल्टा जी आपको मिलेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव होना चाहिए ना बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए तभी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा यही आप किस में बात करते, आप आइडियल वाले में बात करते, कि वहां पे ए में, बी में, और जो बनता है ए बी, इनकी बिल्कुल सिमिलर फोर्सेस हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता, भाई जैसे पहले थे बाद में भी हम वैसे ही हैं। अगर हम इकट्ठे बैठते हैं, मतलब कि दो बच्चे हैं, भाई मान लो ये हम खुद को ही मान रहे हैं, भाई एक हम हैं, अकेले बैठते हैं तब कितनी पढ़ाई करते हैं, और कोई और अलग बच्चा बैठा है वो भी अपना अलग से कितनी पढ़ाई करता है। अगर हम एक साथ भी बैठते हैं तो भी हम उतनी पढ़ाई करेंगे, अगर कोई 10 घंटे कर रहा तो 10 ही करेगा, दूसरे का इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर अगर हमारे जैसे बैठ जाए तो क्या होने वाला है कि भाई कोई और बैठा तो हम बात करने लग जाएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाते फिर नॉन आइडियल, ठीक है। पर ये कंडीशन क्या है, भाई पहले ऐसी फोर्सेस थी और बाद में भी जो ए बी बना वहां भी सेम फोर्सेस रहेंगी, ये होता है अपना आइडियल, और बदल जाती है तो नॉन आइडियल। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच भी 0 होता है, डेल्टा वी भी 0 होता है, और जो एंट्रोपी होती है वो बढ़ती है, ये 0 नहीं होती, कभी कभी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, और डेल्टा जी भी है वो भी नेगेटिव होता है। पर ये जो डेल्टा एच और डेल्टा वी होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो रहते हैं 0, किसमें, आइडियल के केस में। अब बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन को। नेगेटिव डेविएशन में क्या आता है, नेगेटिव डेविएशन में आता है कि जो ए है और बी है,
और जो यहाँ पे फाइनल जो बनता है ए बी, इनमें थी वीक फोर्सेस बच्चों, इनमें क्या थी वीक फोर्सेस, पर जो ये बने हैं ना, ये जो बन गया ए बी, इसमें कैसी हो जाती है, इसमें बन जाती है स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। अब जो टोटल प्रेशर जैसे हमने बताया था कि भाई टोटल प्रेशर इतना था, तो अब वो डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि अब तो ये वेपर बनाने नहीं वाला, तभी इसको बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। और अब यहाँ पे डेल्टा एच, यहाँ पे तो क्या थी भाई, एच ज्यादा थी किसमें, पॉजिटिव वाले में, यहाँ पे क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, यहाँ डेल्टा एच जो हो गया वो ऐसे हो जाएगा, और जो भी मिक्सिंग है वो भी मतलब कम हो जाएगा, एंट्रोपी वही बढ़ेगी, वो तो सेम है हर जगह पे, और जो अपना डेल्टा जी है और एस है सेम रहेंगे, मतलब वो अपना चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, उनकी सेम वैल्यू रहने वाली है, यही, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि भाई आइडियल मतलब पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाने वाला है, नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाने वाला है, या ये पहचानो इनमें से पॉजिटिव डेविएशन वाला कौन है और नेगेटिव डेविएशन वाला कौन है, ठीक है। अगर देखो जहां भी आपको सेम सेम नेचर का अगर कोई मॉलिक्यूल दिखाई पड़ता है, जैसे बेंजीन और टोल्विन दिखाई पड़ा, एन हेक्सेन एन हेप्टेन दिखाई पड़ा, एक जैसे हैं, बेंजीन और टोल्विन में एक कार्बन का ही तो फर्क है, जैसे इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड दिखाई पड़ा, तो ये हो जाते हैं आइडियल, ठीक है, ये क्या आप बनाएंगे, आइडियल। पर जैसे अगर आप कहीं पे भी CCl4 को देखते हो बच्चों, क्या देखते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को, तो वहां पे मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव डेविएशन मिलने वाला है, और जहां एल्कोहल मिलेगा वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, ये CH3OH वाला क्या मिलेगी, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछा भी गया है एक बारी। और अगर आपको क्या मिलता है, मिनरल एसिड मिल जाए, मतलब जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, अगर मिनरल एसिड अगर मिलते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं किसी के साथ भी। और अगर आपको क्लोरोफॉर्म भी मिलती है, CHCl3 इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, अगर कोई मिनरल एसिड है और क्लोरोफॉर्म है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, और अगर अल्कोहल है CCl4 है तो ये कैसा शो करने वाले हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये काफी चीज मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल नॉन आइडियल क्या क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं वो, और साथ में ये मैक्सिमम एजियोट्रोपिक मिक्सचर और नेगेटिव एजियोट्रोपिक मिक्सचर। फिर अगर आप बात करो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर पे डिपेंड करती है सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, ठीक है। फिर वहीं आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बता दिया गया है कि कैसे निकालना है, भाई मोल फ्रैक्शन N2/N1 प्लस में N2, और जिसको फिर N2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, ऐसे आप क्या निकालते हो, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है वो किस लिए आती है। अच्छा यहाँ पे एक होता है बच्चों वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर में क्या होता है कि भाई जैसे हमें नॉर्मल सब कुछ दिखता है ना, उतना नॉर्मल सब कुछ होता नहीं है, कैसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन भी होती है और यहाँ पे डिसोसिएशन भी होती है, मतलब कि मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट भी हो जाते हैं, और कई ऐसे भी हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, NaCl हो गया, BaCl2 हो गया, भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपस ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या जैसे आपने एसिटिक एसिड देखा है, ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो दो मॉलिक्यूल एक साथ अटैच हुए मिलेंगे, मतलब यहाँ एसोसिएशन हो गई, ठीक है। तो जैसे हमें नॉर्मल सब कुछ लगता है वैसे सब कुछ निकलता नहीं, तो जितनी भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसको साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, और इस आई को आप क्या बोलते हो, वेंट होफ फैक्टर बोलते हो। और वेंट होफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, अब वो भी देख लो, आप निकालते हो उसको, आपका जो नॉर्मल आपका मास है, मान लीजिए क्या है, नॉर्मल है, और बाय में यहाँ पे आप क्या लिखते हो, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मतलब कि जो आप, मतलब मुझे तो लग रहा था कि भाई नॉर्मल कि अपना जो एसिटिक एसिड है उसका 60 है मास, CH3COH का 60 है, पर ऑब्जर्व्ड कितना है 120, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं आपस में, ये ऑब्जर्व्ड है, ठीक है ना, जो हम सब कुछ डाटा कलेक्ट करके जो हमें फाइनल पता चलेगा वो ऑब्जर्व्ड है, और यही किसके बराबर है, आई के बराबर है। अच्छा कोलिगेटिव के रूप में लिखें आई को, तो कोलिगेटिव के रूप में होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के उसमें, वहां पे आप लिखते हो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे उल्टा बच्चों, यहाँ नॉर्मल ऊपर था, ऑब्जर्व्ड मास नीचे था, और यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है,
ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अपनी क्या है, ऊपर, और नॉर्मल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। या फिर एसोसिएशन और डिसोसिएशन से कैसे आप निकाल सकते हो, देखो आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो लिखोगे ऊपर कि डिसोसिएशन के बाद कितने भाई आयन वहां पे हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद, और नीचे क्या लिख दोगे, जो आपका नंबर ऑफ मोल थे बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मतलब ऊपर तो आएगा आपका आफ्टर वाला एसोसिएशन डिसोसिएशन मोल, और नीचे क्या आ जाएगा, जो आपका बिफोर था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये आपको क्या है, ये आपको ध्यान भी रखना है, कभी सोचो ये आपको ध्यान रखने ही नहीं है। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एसोसिएशन के लिए जो आप वैल्यू निकालते हो, जिसको अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हुआ है। ठीक है, अल्फा आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आई की वैल्यू यहीं से निकलेगी सारी। ठीक है, तो अल्फा अगर डिसोसिएशन होती है तो निकाला जाता है आई माइनस वन। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है आई माइनस वन एन माइनस वन से। ठीक है, ऐसे तो क्या निकालोगे, डिसोसिएशन जहां हो रही है, एसोसिएशन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सब कुछ पॉसिबल है, एसोसिएशन निकालोगे वन माइनस आई, यहाँ पे क्या था आई माइनस वन, यहाँ पे क्या है वन माइनस आई, ये उल्टा हो गया, और ये वन माइनस वन बाय एन, वन अगर क्या है एसोसिएशन है तो। अच्छा तुम सोचो भाई हमें कैसे पता चलेगा एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन, बिल्कुल पता चलेगा। देखो डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू वन से बहुत बड़ी आएगी, मतलब आई ज्यादा बड़ा होगा वन से। और अगर क्या हो जाएगी, एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन मतलब कि मैंने दो मॉलिक्यूल डाले थे पर वो सॉल्यूशन में जाके क्या बन गए, एक बन गया, तो वैल्यू क्या हो गई बच्चों, कम हो गई। तो अगर वैल्यू मतलब कम है वन से तो वो एसोसिएशन है, ज्यादा हो गए तो वो डिसोसिएशन है। ऐसे आप आई की वैल्यू ले लोगे। जैसे अभी वहां मैंने आई को मल्टीप्लाई कर दिया था ना, अपना जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ क्या था, वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम निकालेंगे उसको आपको क्या करना है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना। आई कैसे निकालोगे, यहां से निकाल सकते हो ना, इधर उधर तो लेके ही जा सकते हो क्योंकि अल्फा आपके पास आ गया, आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, फिर आपको सिर्फ बताना होगा कि भाई क्या है और क्या। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब तब क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाए। ठीक है, क्या करें, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई मान लीजिए आपके पास पहले वोलेटाइल थे, ठीक है ना, दोनों कैसे थे वोलेटाइल, कि दोनों वेपर बना रहे थे और बॉइलिंग पॉइंट कम था, हमने क्या किया, एक उसमें नॉन वोलेटाइल डाल दिया, अब वो वेपर बनाएगा नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स बीच में होगी तो अपने आप जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा कैसे निकालते हो, ये फॉर्मूला है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। क्या याद रखना है कि भाई आप निकालते हो डेल्टा टीबी, टेम्परेचर का डिफरेंस निकालते हो। वो कैसे निकालोगे, टीबी आप, टीबी आपके पास क्या रहेगा, जो आपका स्टार्टिंग में जो सोल्यूट वाला था ना, ठीक है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट किसका, जो आपके पास सोल्यूट का बोल रहे हैं, सॉल्यूशन का, टीबी क्या है, सॉल्यूशन का नोट वाला होता है ना बच्चों आपका नॉर्मल, तो ठीक है, नोट वाला तब आएगा, तब आपको किसका बताना है, भाई ये सॉल्वेंट का है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, और ये किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि ज्यादा में से कम को माइनस करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या, क्योंकि बढ़ गया ना, हमने कहा भाई जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा किसका हो गया, सॉल्यूशन का, तो वही मैंने किया, सॉल्यूशन में से माइनस कर दिया सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ से डेल्टा टीबी निकल आता है। फिर डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, डायरेक्टली मोलैलिटी के। ये क्या है, मोलैलिटी, यहाँ मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करना है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूरा लिखा है और इसने ये ग्राम में लिया है क्योंकि 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला ध्यान हो गया होगा अब आपको, तो क्या है डेल्टा टीबी, और डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको आप केबी बोलते हो, और इसका नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जो ये रहा, यूनिट भी आपको केबी की ध्यान रखनी है। तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है, इनटू में मोलैलिटी, और यहाँ पे अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो इनटू में जो वेंटो फैक्टर है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। सेम आपका फ्रीजिंग वाला है, फ्रीजिंग वाले में क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। डिप्रेशन मतलब कमी आना, और कमी किसी चीज में आ गई तो आप देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या बना दोगे कि भाई सॉल्वेंट का ज्यादा था, मतलब क्योंकि डिप्रेशन आया तो मतलब सॉल्यूशन का कम हो गया होगा, तो आप निकाल दोगे सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में जो आपका सॉल्यूशन का था वो फ्रीजिंग पॉइंट, और आपका आंसर यहाँ पे मतलब ये टीएफ आ गया। फिर डेल्टा टीएफ को आप क्या लिख देते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है के एफ, इसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हो, क्या बोलते हो,
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे उसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, इनटू में यहाँ पे m मोलालिटी की ये सारी वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता होगा, ऑस्मोसिस तब होता है, तब ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई एक सेमी परमेबल होती है मेम्ब्रेन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मूवमेंट होना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट मूव होता है, सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो जो प्रेशर लग रहा है इसको आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। निकाला कैसे जाता है, पाई इज इक्वल टू CRT, और यहाँ पे ये क्या है आपके पास कंसंट्रेशन को लिख सकते हो N/V। ठीक है ना, तो अगर वेंडो फैक्टर है तो इसको I से क्या कर देना, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये N क्या हो जाएगा आपका, जो नंबर ऑफ मोल है, मोल को लिख सकते हो ना, और ये सॉल्वेंट के हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं, सोल्यूट के हैं, क्योंकि हमने देखा था ना कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सोल्यूट के जो पार्टिकल है उनके नंबर के ऊपर। तो ये जो कंसंट्रेशन हो जाएगी, इसको आप जो N है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, इस चीज को आप जानते हो ना, तो ये आप कर देना। ठीक है, ये क्या हो गया अपना हो गया ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, पाई इज इक्वल टू CRT। अब इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम। ठीक है, कौन से, पहले तो एक बार आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अप्लाई आप तभी करोगे ना, और मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। जितने भी क्वेश्चन है नंबर आपने बता देना कि 2 किए कि 3 किए हैं या सारे ठीक किए हैं। जैसे आपको फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना आपसे पूछा जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको दे रखा है वही मान लो, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी पूछ सकता है भाई, जैसे K2Cr2O7 K2SO4 है बच्चों। ठीक है, K2SO4 सारी केमिस्ट्री आज ही निकल आएगी, NaCl, और यहाँ पे ले रखा है यूरिया, और फिर ले रखा है AlCl3। ठीक है, ये ले रखे हैं। अब यहाँ पहले तो आयन गिन लो एक बारी, आई की वैल्यू आप काउंट कर रहे हैं, आई काउंट करो, यहाँ पे कितने आयन आएंगे, 2 तो इससे, एक SO4 का, 3 हो गए। NaCl में कितने आएंगे, एक Na का, एक Cl का, कितने हो गए, 2 हो गए। ये आई की वैल्यू आ रही है। यूरिया में भाई ये एक कैसा है, जो मतलब आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो ना ये एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। AlCl3 में कितने, 3 इसके और 1 इसका, 4 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जितनी आई की वैल्यू होगी उतना जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों वो कम होगा। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब आयन जितने ज्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो सबसे कम किसका है अपना, सबसे कम हो गया अपना डी का, क्योंकि यहाँ 4 आयन है। और सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। ठीक है, क्योंकि इनवर्स है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट होता तो उल्टा हो जाता, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होता है, जितने नंबर ऑफ आयन होंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और देखो सारे ना डायरेक्टली, चाहे आप ये लिख रहे थे ना भाई टी, आप बी लिख रहे, आप डेल्टा टी लिख रहे थे, डायरेक्टली किसके था, मोलैरिटी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ये बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उतना ज्यादा मतलब आई जितना ज्यादा उतनी मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और बॉइलिंग या आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहिए चाहे फिर आप फ्रीजिंग पॉइंट कहिए, वो सब कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट। हायर पूछा है, हायर देखो जिसके सबसे कम नंबर ऑफ आयन है, इसके कितने हैं, 3 हैं, इसके कितने हैं, 4 हैं, इसके कितने हैं, देखो 3 तो यहाँ से आएंगे और 2 यहाँ से, 5 हो गए, इसके कितने हैं, 2 हैं, तो सबसे कम इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। इसका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर एज दी, इसके जैसी वेंटो फैक्टर की वैल्यू किसकी है। देखो ये कितने आयन बनाएगा, ये पूरा का पूरा 1 आयन बनाएगा और 3 ये बनाएगा, टोटल कितने हो गए, 4। 4 देख लो किसके हैं, 3 इसके और 1 एल्यूमिनियम का, 4 हो गए, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो वेंट ऑफ फैक्टर 40.1 m, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, ये आपको दे रखा है, बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74, आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको बतानी है, मतलब अल्फा बताना है, और तब भी डिसोसिएशन आप यहाँ पे देखो डिसोशिएट ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिसोशिएट ही हो रहा है, तो यहाँ पे आई है -1, n-1। नंबर ऑफ आयन कितने हैं बच्चों, 2 इसके, 3 इसके, 3 - 1 ऊपर क्या है, आई की वैल्यू है आपके पास 2.74 माइनस में 1, ये हो जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाय 2, ये अपना हो जाएगा 0.87, मल्टीप्लाई 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया 87%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये तो गैस आ गई, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर,
ये भी नहीं है, क्योंकि पानी है मेन उसका। सॉलिड का सॉल्यूशन बताना है, मतलब सॉल्वेंट उसमें कौन हो, सॉलिड हो, तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यही इसका एग्जांपल है। विच ऑफ द व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन obtained by mixing 300 ml of, देखो NaCl का इतना ले रखा है, फिर ले रखा BaCl2 का, डाइल्यूशन नहीं हुई है, क्योंकि डाइल्यूशन होती तो NaCl फिर आता, ये अलग अलग है। तो यहाँ पे आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आप लगाओगे M1 V1 प्लस में M2 V2, यहाँ पे V1 प्लस में V2 और ये आ जाएगा M3। पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ एन फैक्टर सबका 1 नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ आयन होंगे तो भाई आप उसे मल्टीप्लाई करोगे N1 ये N2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1, क्योंकि एन फैक्टर 1 ही है, और यहाँ पे कितना एन फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका 2। ठीक है, 2 ही वैलेंसी है। आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, M1 देख लो कितना है, ये है 3 इंटू में 1 ही करना है, और आपका वॉल्यूम कितनी है 300, प्लस में M2 कितना है आपके पास 4, एन की वैल्यू कितनी है 2, और वॉल्यूम कितनी है 200, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 500, M3 निकल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका ये लगभग ये 5m आएगी बच्चों, क्या आएगी 5m आने वाली है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है ना। देखो ये कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1600 तो ये हो गई, और ये कितनी हो गई 3 क्या 9, 900 ये हो गई, 900 बाई 500 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी कैसे निकालते हो पहले ये बताओ। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में ये 200 ग्राम है, मुझे चाहिए किसमें केजी में, तो आप किससे, आप 1000 से इसको क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, आपके पास 0.2 आ जाएगा मास केजी में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल 6, देखो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आप लिखते हो, गिवन मास कितना है 6, और इथेनोइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 60, तो ये कितना हो गया अपना 0.1, ये 1 बाय क्या हो गया ना 10 हो गया, तो 0.1 हो गया, तो ये हो गया अपना 0.1, तो 1/2 मतलब 0.5 के लगभग हो गई होगी। ठीक है, 0, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन वो खत्म हो गया है।